भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1950 की, 1960 की, 1954 की, 1972? 1954 में। कौन सा कथन गलत है? भारत रत्न पुरस्कार 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। सही बात है। भारत रत्न के मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र रहता है, तो ये भी सही बात है। एक वर्ष में अधिकतम भारत रत्न जीवित 5 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। मतलब जीवित कितने? 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, जीवित 3 व्यक्ति को। ये बात हो गया गलत, तो यही आंसर हो गया। और ये भी याद रखिए, एक वर्ष में जनता पार्टी द्वारा यह पुरस्कार 1977 में बंद कर दिया गया, तो फिर कांग्रेस के द्वारा 1980 में शुरुआत किया गया। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया। मरणोपरांत तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। और मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान कब किए गए? मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किए गए? तो प्रदान किए गए हैं 1980 में। उनको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला था। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? तो 2019 से सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू किए गए। वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र? तो इसमें कहेंगे परमवीर चक्र। परमवीर चक्र में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 की, 20,000 की, 10,000? माने पेंशन के रूप में कितना दिया जाता है? 20,000 रुपये। अब आइए, 1969 में प्रारंभ दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें अब 15 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है, जो कि 2024 से हुआ। उसके पहले 10 लाख रुपया दिया जाता था। और 2023 में 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मोहन लाल को दिया गया है। 2023 का 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और 54वां दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का। दोनों याद रखना है। परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सहित कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार पदक डिजाइन किसने तैयार किया था? तो सावित्री बाई खानोलकर, जो विक्रम रामजी खानोलकर के पत्नी हैं। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 20 में कि 19 में कि 18 में कि 17 में? याद है? कौन याद करके आए हैं? नहीं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को 17 या अमिताभ बच्चन 17 या 18, कितना में देगा? 18 में। तो याद रखिए, ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में। कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि दिया है तो इसे ही दिया है। क्वेश्चन में जगह नहीं रहता है कि और चीज़ हटाएं, तो उसको नहीं हटा सकता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, कोई चीज़ बेकार नहीं रहता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? देविका रानी रोरी को। कौन सा कथन गलत है? परमवीर चक्र को में 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कांस्य पदक धातु के गोलाकार आकृति के रूप में तैयार किया जाता है और इसके सामने की ओर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होता है। सही है। डूबने से आग से बचाने वाले को जमीन रक्षा पदक दिया जाता है, जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। एक पदक है जीवन रक्षा, जो डूबने से आग से बचाने वाले को दिए जाते हैं। तो सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत कोई नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोगों को अभी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अभी नहीं, एक क्वेश्चन। चलिए, तो मिलाइए अब इधर से, दीजिए तो एक क्वेश्चन। अभी एक और तरफ होगा ना, एक क्वेश्चन दे दीजिए।
वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य की प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितना ऊष्मा प्राप्त करती है? 1.94 कैलोरी बाहरी परत, ठीक है, 1.94 कैलोरी। वायुमंडल के बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित हो जाता है? तो 32% पढ़े थे। और पृथ्वी की सतह से 2% ग्रहण करता है पृथ्वी, 51%, और वायुमंडल 14%। सब ऑप्शन दे दिए इसमें आंसर करना है 32%। कौन सा कथन असत्य है? सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के मरुस्थलों से प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मेघछादन बहुत कम पाया जाता है। ये सही बात है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यातप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो अनुपात कहते हैं। कितना उष्मा सोखा और कितना परावर्तित किया कोई भी सतह से कहते एल्बिडो। कल सब पढ़े थे। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने के लिए चालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी पढ़े थे, चालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे वायुमंडल पूरा गर्म करने के लिए चालन की महत्वपूर्ण भूमिका है नहीं, लेकिन निचली परत जो है को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल ठोस तथा द्रव में होता है। तो सही बात है, नहीं ये बात गलत है। द्रव और गैस में होता है, ठोस में नहीं। कौन कथन सत्य है? किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों का संचार सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। तो ऊष्मा तरंग के संचार के द्वारा गर्म होता है तो उसे कहते हैं विकिरण। तरंग के द्वारा चल के गर्म हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तरंग के द्वारा जा रहा है तो उसे कहेंगे विकिरण। वायुमंडलीय पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होती है। पार्थिव विकिरण कहते हैं जब सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी गर्म होती है, तो पृथ्वी भी एक विकिरण पिंड बन जाता है और इससे जो ऊष्मा निकलता है तरंग ऊर्जा के रूप में, तो उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। यही ना पढ़े थे। यह वायुमंडल पार्थिव विकिरण से ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि सूरज से पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा विकिरण, पार्थिव विकिरण को गैसों सब ज़्यादा सोख लेता है, ऊपर नहीं जाए देता है। इसके कारण यह वायुमंडल ज़्यादा गर्म होते हैं, न कि सूरज की प्रकाश आ रहा है उस समय सोखने के कारण गर्म होता है, जा रहा है के कारण गर्म। क्लियर है? सही है। पृथ्वी पर प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में आती है, सही बात है। फिर सूरज से आने वाली सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में आती है और पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है। संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण क्षोभ मंडल में नहीं होता है। तो संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण क्षोभ मंडल में ही होता है, केवल क्षोभे मंडल में होता है, तभी तो संवहन मंडल उसे कहते हैं कि संवहन की क्रिया ही क्षोभ मंडल में होती है। ये बात गलत है। सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में विद्यमान है? तो यह जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। पेज दिए है ना सब किन्हीं को, पेज में दूसरा तरफ सब बात लिखे हुए हैं, तो उसी पेज ले जाके रख दे रहे नहीं ना, तो हमारा लिख लो व्यर्थ, पेजो व्यर्थ, आपको पैसों लग रहा है वो भी व्यर्थ। तो इसे नहीं करना है, हर पर उसको याद करना है, इसलिए पेज दिया गया है, पढ़ना है उसको, बार बार कंठस्थ करना है। सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में विद्यमान है? तो कहेंगे बांधवगढ़ में। और सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है, और इसे इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में है। रानीपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर, अमानगढ़, पीलीभीत, दुधवा चारों पड़े थे कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि इसको 2023 में सम्मिलित किया गया, रामगढ़ विषधारी को, ये राजस्थान में है। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। इसको भी 2023 में सम्मिलित किया गया, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित टाइगर रिजर्व कौन है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश का। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में, सह्याद्री। कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? तो बांदीपुर है,
नागरहोल है, दांदली अंशी है, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, इसीलिए जो है बोर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर, पढ़े हैं ना, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है, बोर है। फिर कौन सा टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है, नवेगांव नागजीरा, इसको 2022 में इसको भी सम्मिलित किया गया। कवल नामक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना राज्य में है, ये है ये तेलंगाना में, कौन, कवल। तो कंप्लीट हो गया, रखिए पेज। अच्छा, आप लोगों को पढ़ाते समझ में आता है कि नहीं, समझ में आता है बातें, मतलब इससे और क्या बेस्ट हो सकता है, इससे बेस्ट और होगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ और जो है मैप जो बताए हैं सबको अलग से पेज, सोमवार से हम, सोमवार को मतलब आज फोटोकॉपी होगा तो सोमवार मंगल से पेज मिलेगा। हर देश के को ड्रॉ कर करके थोड़ा होमवर्क थोड़ा और बढ़ाइए, आप मेहनत करिएगा तभी तो रिजल्ट होगा। किताब में मास्टर सब पढ़ावे करेंगे, आप पढ़ेंगे तभी ना, आप ही को एग्जाम देना है ना, हमको थोड़ी देना है। आप ध्यान दीजिए, हम लोग विकिरण सब पढ़ लिए हैं, कैसे उष्मा सूरज से आ रही है, उष्मा विकिरण, तो कैसे इस वायुमंडल में वायुमंडल गर्म हो रहा है, कैसे पृथ्वी गर्म हो रहा है, कि यह कई विधि से, तो 4 विधि से। सबसे पहले चालन पर है, चालन उष्मा स्थानांतरण की विधि है, इसमें जो है ठोस में यह ठोस द्रव गैस समय होता है, चालन प्रक्रिया, ठीक है ना, ठोस द्रव गैस समय होता है, कोई भी चीज़ स्पर्श करेगा, ठीक है ना, तो स्पर्श करने के कारण हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उष्मा के जो प्रवाह होता है उसे चालन कहते हैं, ठीक है ना, उसमें कण चल करके नहीं जाता है, केवल उष्मा को ट्रांसफर करता है, बात क्लियर है ना। और संवहन विधि पर है कि उष्मा को कण ले ले ऊपर जाता है, ठीक है ना, उष्मा तब ऊपर जाएगा जो कण ओकरा के ले जाएगा तब, तो विधि कौन है, संवहन विधि। इसमें माध्यम की जरूरत है, और उष्मा स्थानांतरण होते हैं तो कणों का भी स्थानांतरण होते हैं, में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं, संवहन में नहीं, चालन में लेके नहीं जाता है, और इस जो संवहन है ये में ले जाता है। इस देखिए कोनो चीज को छुए तो में के कण हमारा हाथ में थोड़ा ही आ रहा है, खाली उष्मा आ जा रहा है, बात समझ रहे हैं, लेकिन ये हो गया चालन। और संवहन विधि है, पानी गर्म हुआ, ठीक है ना, उष्मा उसमें आया, टेम्परेचर ऑब्जर्व किया, अब पानी के कण उस उष्मा को ऊपर ले जा रहा है, बात समझ रहे हैं ना, पानी के कण उस उष्मा को ऊपर ले जा रहा है, तो ये विधि कौन विधि है, संवहन विधि है, बात समझ में आ रहा है ना। तो जिसमें कण का स्थानांतरण हो, उष्मा के स्थानांतरण के साथ साथ कणों का भी स्थानांतरण हो जाए, वह विधि जो है संवहन विधि है। और उष्मा के स्थानांतरण के साथ साथ कणों का स्थानांतरण नहीं हो तो कौन विधि है, चालन विधि है। अब विकिरण विधि क्या है, न उष्मा उष्मा के स्थानांतरण होगा, लेकिन उसके लिए माध्यम मध्यम की जरूरत होगा भी नहीं, वो अपने आप जो है इतना ऊर्जा है उसमें कि तरंगित करते हुए आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, तरंगित करते हुए आगे बढ़ जाएगा। जैसे दाह लगता है हम लोगों को, तो हमें कुछ ले आवे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप तरंग के रूप में हम लोग के शरीर में दाह लग जाता है। तो वही सूरज से भी पृथ्वी तक जो उष्मा आती है, तो थोड़ा ही हवा के कण है सूरज तक, तो वो किस रूप में आता है, तरंग ऊर्जा के रूप, यानी विकिरण ऊर्जा के रूप, तो के लिए कोनो माध्यम की जरूरत नहीं होती। और फिर हम लोग पढ़े अभिवहन, ये पढ़ना है यहाँ, 3 गो तो पढ़ चुके हैं। वायु में क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। तो हम लोग पढ़े ना, उष्मा सीधे ऊपर की ओर कण ले जा रहा है, तो इसको हम लोग कह देते हैं संवहन, ऊपर में जा रहा है क्षैतिज रूप से, ठीक है, उदग्र रूप से, और क्षैतिज कहते हैं समानांतर पर जा रहा है, अगलो बगलों में गर्म होते जा रहा है, फैलते जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे भी वायुमंडल गर्म होते हैं। विधि को कौन विधि कहते हैं, अभिवहन। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुमंडल को गर्म करने के लिए ज्यादा उत्तरदायी कौन है, क्षैतिज संचलन, क्षैतिज रूप से,
पर रूप पे नहीं, कौन चीज, क्षैतिज जो फैलते चले तो ज्यादा गर्म होगा। मध्य अक्षांश में दैनिक मौसम में आने वाले विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती। कह रहा है मध्य अक्षांश यानी 45 डिग्री अक्षांशों में मौसम में जो विभिन्नता आ जाती है, एकाएक मौसम बदल जाता है, एकाएक चक्रवात आ जाता है, तो इसका कारण यही है कि जो है क्षैतिज अभिवहन ज्यादा हो जाते हैं। और क्षैतिज अभिवहन होगा, उष्मा इधर बढ़ेगा तो जी उष्मा बढ़ेगा तो सिंपल है, इधर जिधर उष्मा जाएगा ना उधर उधर प्रेशर कम होगा। प्रेशर क्या होगा, कम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा, एकाएक कहीं कम हो गया, एकाएक कहीं ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा वाला से कम वाला केवल अपने आप तेजी से हवा बहे लगेगा, मौसम बदल गया। समझ रहे हैं ना। तो क्षैतिज अभिवहन के कारण मध्य अक्षांशों में मौसम परिवर्तन ज़्यादा होते हैं। ये लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रटना नहीं, समझना है बातों को, ठीक है ना। ये चैप्टर है पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट, वायुमंडल चैप्टर अधिकांश में पूरा समझना है। गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। कोई भी गर्म हवा के लेयर जाएगा, जिन्हें जिन्हें जाएगा उन्हें उन्हें गर्म कर ही चलेगा। गर्म वायु राशियाँ ठंडे इलाकों को भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो उष्मा का संचार निम्न अक्षांश क्षेत्रों से उच्च अक्षांश क्षेत्रों तक ही होता है। तो उष्मा का संचार निम्न अक्षांश क्षेत्रों से उच्च अक्षांश क्षेत्रों तक ही होता है। और उष्मा जो में क्षैतिज रूप से संचालित हो रही है, तो उष्मा ज्यादा रहती है कहाँ है, विषुवत रेखा के पास। अब विषुवत रेखा को क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश का। और उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ते जाइएगा तो वैसे वैसे ठंडी बढ़ाई जाता है। तो इसमें उष्मा का जो संचरण होता है, कहेंगे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर संचरण होता है, क्योंकि विषुवत रेखा के निम्न अक्षांश में टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं और उच्च अक्षांशों में टेम्परेचर कम होते हैं। इसलिए उष्मा का संचरण निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर अभिवहन विधि से होता है। और याद रखिए इसमें इसमें उष्मा का संचार निम्न अक्षांशों उच्च अक्षांशों की ओर वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी हवा के द्वारा संचालित, हवा जब लगेगा प्रेशर तो डालता ना है पानी पर, तो प्रेशर पानी पर डालेगा हवा, तो उसमें भी धार उत्पन्न होगा, जल में समुद्री धाराएं उत्पन्न होती है। तो उस उत्पन्न समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर उष्मा लेके जाती है, खाली हवा लेके नहीं जाता है उष्मा। और पानियों जो है, हवा गर्म हुआ तो पानी गर्म हुआ, तो पानी गर्म हुआ प्रेशर लगाया तो वो एक तरफ से फिक्स डायरेक्शन में जल धारा बहती है। जल धारा याद की है ना सभी कोई, सब भुला भी गए होंगे, ठीक है ना। तो जो है कहने का मतलब है कि उसको बार बार जो, लेकिन माइंड में सब बात होगा। अब पढ़िएगा तो बहुत उतना समय नहीं लगेगा जो पहला बार जो समय लगा था। अब बशर्ते 10 मिनट 5 मिनट ध्यान दीजिएगा तो 5 मिनट में सारी बातें माइंड में आ जाए, क्योंकि 1.5 2 घंटा में हम लोग को 2 दिन में 5-10 मिनट में कंप्लीट हो। बस वही 5-10 मिनट घर पर देखने की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट देखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, बहुत है 100 में 1-2 लड़का है जो देखता है, जिसको रिजल्ट होता है। तो वो काम हम 1-2 क्यों रहे, जितना सब करे यहीं पर हम होमवर्क के द्वारा उसको कंप्लीट कराएं, दोबारा तिबारा चरबारा पचबारा, ताकि ख़त्म होते होते जो है सब दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जल धारा पढ़े थे कि ठंडी जल धारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती है, और गर्म जल धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती है। उससे भी जो है उष्मा का संचरण एक जगह से दूसरे जगह लिक्विड के द्वारा भी होते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन को लू अभिवहन, लू एक अभिवहन का ही उदाहरण है। जून के समय में, मई लास्ट में, ठीक है ना, और जून फर्स्ट वीक के समय में तेज गर्मी ज़्यादा रहता है, सूर्य के टेम्परेचर ज़्यादा पड़ रहा होता है, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हम लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है ना। और इधर जो है तेज जो है एक जो तो पहले गर्म हवा है, और वो भी गर्म हवा तेज झोंका लगता है, किसी पूरा शरीर सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है गाँव में, तो कहते हैं लू मार दिया। लू मार देना माने कि उल्टी उल्टी होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि लू आता है मारेगा, तो थोड़ी है, मैंने उस शरीर को झुलसा देता है गर्म तरंग। तो गर्म तरंग जो शरीर को झुलसा दिया, वो लू एक प्रकार का क्या है, क्षैतिज दिशा में चलने वाली गर्म तरंग है।
अभिवहन प्रक्रिया से चलती। अब देखिए ऊष्मा बजट, इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। सूरज से जो ऊष्मा आ रही है वो केने केने कितना सोखा रहा है, पढ़ लिए हैं कि नहीं पढ़ लिए? सूरज से ऊष्मा जो आ रही है, ठीक है ना, 100 जूल इकाई ऊर्जा आ रही है, तो उसमें से यह हवा सबसे जो टकरा करके, हवा में कौन सब है, उससे टकरा के ऊपरे ऊपरे टंगा जा रहा है 32%। ठीक है ना, 32% ऊष्मा को सोखा भी नहीं वायुमंडल, ऊपरे ऊपरे टकराया, भेज दिया ऊपर 32 जूल, ठीक है, या 32 इकाई, 100 इकाई में। और पृथ्वी से आके टकराया, तो पृथ्वी से आके टकराया तो पृथ्वी भी 2% लौटा दिया, तो 34, आज 100 में पॉइंट में रहता है तो 35% लगभग जो है यह आया वैसे ही चल गया ऊपरे में, थोड़ा भी ना गर्म नहीं हुआ वायुमंडल ना पृथ्वी। ठीक है, 35% से वायुमंडल और पृथ्वी गर्म होता है। वायुमंडल 65% में 14% वायुमंडल गर्म हो जाता है और 51% गर्म हो जाता है यह पृथ्वी। माने 14% से हवा से गर्म सोखा, सूरज की ऊष्मा को कितना सोखा, 14%, 14 जूल कहिए 100 जूल में सोख लिया। अब पृथ्वी सोखा कितना, 51%, बाकी 35% टकरा के चले गया ऊपरे ऊष्मा। अब ये जो 35%, जो 51%, 14%, 65% है, अब ये भी ऊष्मा को धीरे 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 पूरा अंतरिक्ष में भेज देना है। रखता नहीं है कुछ भी, पृथ्वी रखेगा तब तो थोड़ा थोड़ा भी कई सालों से रखे रहता था, लाखों डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया रहता पृथ्वी। पृथ्वी का टेम्परेचर पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण थोड़ा सा बढ़ा है। कई अरबों साल, मतलब कि कई अरबों साल से जो चल रहा है पृथ्वी, जो 4.6 अरब वर्ष पहले से, तब से टेम्परेचर मेंटेन कर ले है। तो क्यों करता होगा, जितना आता होगा उतना छोड़ देता होगा रात भर में, दिन भर में जितना आया ना वो रात भर में पूरा अंतरिक्ष में फिर चला जाता है, इसलिए टेम्परेचर एक समान बने रहते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे छोड़ा जाता है 65 इकाई, उसको हम लोग पढ़ लेंगे तब बजट क्लियर होगा। जितना आए उतना व्यय, तो बजट कहते हैं, तो जितना आया उतना चला जाएगा तो बजट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें बजट में हम लोग अभी पढ़ते हैं कि 65 इकाई कैसे चला जाता है। 35 इकाई तो ऊपरे ऊपरे टकरा के चल गया, अभी 65 इकाई से जो वायुमंडल और पृथ्वी के सतह गर्म हुआ कैसे चला जाता है। देखिए, वायुमंडल की ऊपरी सतह प्राप्त ऊर्जा तब 100 इकाई में 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो गया। 35 इकाई चल गया ऊपरे ऊपरे। सौर विकिरण के इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो का है ना कि टकराने के बाद कितना परावर्तित हो जाता है, ठीक है ना, तो कितना टकराया कितना परिवर्तित हुआ, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, एल्बिडो अनुपात कहते हैं। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर 65 इकाई अवशोषित होती है, 14 वायुमंडल द्वारा और 51 पृथ्वी द्वारा। इतना तो पढ़ चुके हैं। और इसमें पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। जो 51 इकाई से गर्म हुआ, 51 जूल से गर्म हुआ पृथ्वी पूरा, तो गर्म हुआ तो खुद एक विकिरण पिंड बन गया। इससे भी 4 विधि से निकलेगा, बात समझ रहे हैं ना। एक जो है संपर्क में हवा है, तो कौन विधि से, चालन विधि से सटेगा तो उसमें ट्रांसफर कौन विधि से होगा, चालन विधि से होगा, बात समझ रहे हैं ना। और हल्का हो करके उष्मा ऊपर की ओर उठे जाएगा तो कौन विधि है, संवहन विधि है। अब विकिरण कोई माध्यम अपने आप जो है तरंग के रूप में उष्मा निकल रहा है, तो उस विधि को कौन विधि कहते हैं, विकिरण विधि कहते हैं। क्षैतिज रूप से फैले लग रहा है तो उसे कौन कहते हैं, अभिवहन विधि। चारों विधि से निकलता भी है उष्मा, ग्रहण भी किया जाता है 4 विधि से, निकलता भी है 4 विधि। चारों विधि से जो उष्मा निकला, तब पूरे जो है सूरज के उदित होने के पहले पूरा इस 51% जो उष्मा ग्रहण किया गया है सब ऊपर के निकल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर छोड़ देगा पृथ्वी 51%, तो छोड़ेगा तो ऊपर में वायुमंडल है, पहले वायुमंडल सोख लेगा कुछ, है कि नहीं।
तो 14% से तो पहले ही से गर्म है वायुमंडल। अब पृथ्वी जो 51% जो ऊपर छोड़ेगा ना, तो उसमें से कुछ सीधे निकल जाएगा और कुछ जो है सोख लिए रहेगा। अब वायुमंडल है और उष्मा निकल रहा है, तो पूरा के पूरा थोड़ा ही सोख लेगा, क्योंकि उसमें गति भी तो रहता है विकिरण में, संवहन में। तो कुछ जो है आर पार करके ऊपर चला जाएगा, और वायुमंडल का पूरा पार करे 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 में कुछ सुखा गया रहेगा और कुछ सुखाया नहीं और डायरेक्ट ऊपर निकल गया। ठीक है ना, माने 1000 गो चला तो 1000 गो में से कुछ को घेर लिया, कुछ ही सुख लिया, धूलकण, कुछ जलवाष्प, कुछ जो है ओजोन, कुछ ऑक्सीजन, और कुछ जो है सबको एकदम बचते निकलते ऊपर में चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो कितना सुखता है और कितना चल जाता है। 34 इकाई इस 51 इकाई में से, या जो 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कितना अवशोषित कर लिया जाता है? 51 इकाई है ना, पृथ्वी जो छोड़ेगा तो 1/2/3 भाग सोख लेगा वायुमंडल, और 1/3 भाग सबको भेदते होते ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो 17 इकाई ऊपर निकल गया, 34 इकाई रह गया, और 34 इकाई से वायुमंडल गर्म हुआ। और सूरज जब आया था तो कई इकाई से गर्म हुआ था? 14 इकाई से। याद है सबके नहीं को? तो सूरज से आने वाली उष्मा के 14% ही ग्रहण, 14 जूल ही ग्रहण कर पाता है, 14 इकाई ही ग्रहण कर पाता है वायुमंडल। अब पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा का 34 इकाई ग्रहण कर पाता है। तो बताइए 34 और 14 कितना हो गया? चोरी है, 34 और 14 कितना? 48 इकाई हो गया ना। तो वायुमंडल सूरज से जो उष्मा आती है उसमें से कितना इकाई से गर्म रहता है वायुमंडल? 48 इकाई को सुखता है, गर्मी बनैले रहता है वायुमंडल, तब ना वायुमंडल में हवा गर्मी बनैले है। लेकिन इस 48 इकाई को भी जो है सूरज उदित होने के पहले इस हवा को धीरे धीरे छोड़ देना है। ग्रहण किया ठीक है, लेकिन इसको भी फिर धीरे धीरे कर करके ऊपर छोड़ देना है। कितना? 48 इकाई को वायुमंडल भी धीरे धीरे कर करके ऊपर में भेज देगा। तो याद रखिए, 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई संवहन के जरिए, और 19 इकाई संवहन गुप्त उष्मा के रूप में। देखिए 34 इकाई ग्रहण करता है ना वायुमंडल, तो कौन कौन विधि से? 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 6 15 और 19 34 रहेगा। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए, और 19 इकाई संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा। देखिए जितना धूल के कण है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अपने पास डायरेक्ट इसके कण सोख लिया। कितना सोख लिया? 6 इकाई। कण के करीब में गया, सटा, तो चालन, संवहन, विकिरण, तीनों विधि से अपना जो है सोख लिया। कई इकाई? 6 इकाई। 34 इकाई को कैसे रख ले रहता है वो ध्यान देना है, किने रहता है हम लोग पढ़ रहे हैं। 9 इकाई संवहन के जरिए, संवहन के जरिए यानी कि ऊपर जो उठ रहा है, ठीक है ना, ऊपर उठते उठते जा रहा है, वो इकाई से कितना? 9 इकाई। और 19 इकाई संघनन की गुप्त उष्मा, संघनन की गुप्त उष्मा, यानी कहे का मतलब जब ऊपर में जाएगा नमक युक्त धूल युक्त कण मिलेंगे तो उसी के आपस में जा करके सट जाता है। ठीक है ना, और सट करके रखले है उष्मा अभी कितना? 19 इकाई। तो कहेंगे संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में कितना? 19 इकाई। और संवहन के रूप में कितना? 9 इकाई। और स्वयं वायुमंडल द्वारा कितना? 6 इकाई। लेकिन ये 48 इकाई को जो शोषण हुआ है, इनमें 14 इकाई सूर्य तप से डायरेक्ट आया है तो, और 34 इकाई कहेंगे पार्थिव विकिरण, पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटाना होता है। पृथ्वी, धरातल तथा वायुमंडल के अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाली विकिरण की इकाई 1748 है। माने कहे के मतलब ये है कि इस 1748 जो कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल के अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाली विकिरण की इकाइयाँ 1748, माने जो अंतरिक्ष को देता है डायरेक्ट, तो पृथ्वी डायरेक्ट, अब अंतरिक्ष कहेगा ना, अंतरिक्ष अंतरिक्ष, ठीक है ना, जहाँ सूर्य से जो प्रकाश आया,
तो अंतरिक्ष कहेगा कि पृथ्वी तोरा हम दिए थे 51%, तू हमारा ले ले था उष्मा, आ हमरा के डायरेक्टे भेज दिया कहता ना, तो 17 आ 34 तो तू वायुमंडल के दे दिया था, हमरा के तो डायरेक्टे भेजा कहता ना, 17 ही ना भेजा। नहीं समझ में आ रहा है बातें का। 51 से जो गर्म हुआ था पृथ्वी, तो में से जो 51 जो ऊपर जा रहा था तो 17 34 तो ले लिया वायुमंडल। तो कहेगा हमरा डायरेक्टे कितना दिया, अंतरिक्ष कहेगा हमरा डायरेक्टे कितना दिया, तो कितना दिया ओके 17 ही ना दिया। और तो किसी को विकिरण का मतलब होता है किसी को रोके टोके एकदम पार हो जाए, तो विकिरण के द्वारा अंतरिक्ष में कितना गया, पृथ्वी का 17 इकाई। और वायुमंडल जो है 14 आने वक्त में सुख लेता सूरज के उष्मा के, और जाने वक्त में जो है 34 इकाई सुख लेता, जो पृथ्वी वाला 34 इकाई ले लिया। तो वायुमंडल रखा कितना, 48 रखा, 48 के 48 फिर अंतरिक्ष में विकिरण माध्यम से भेज दिया। अंतरिक्ष कहेगा हमको भेज दिया है पृथ्वी जितना भी ग्रहण किया है 17 इकाई, और वायुमंडल जितना भी ग्रहण किया है उनमें 48 इकाई हमरा के दिया है। कह सकते कि नहीं। तो वही अनुपात लिखल है कि धरातल और वायुमंडल के द्वारा अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाला मान कितना है क्रमशः, तो पृथ्वी के द्वारा 17 और वायुमंडल के द्वारा 48, और इनका जो 65 हो जाएगा। तो 65 ग्रहण कर लेता, 65 लौटा दिया वायुमंडल पृथ्वी मिलके। वापस लौटाने वाले ये इकाई या 65 इकाई संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यह पृथ्वी का उष्मा बजट उष्मा संतुलन है, अतः पृथ्वी पर टेम्परेचर समान कईयन अरबों बरस। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, तापमान पढ़ना है। तापमान हम लोग सूर्य तप के बारे में पूरा समझ लिए, कैसे आता है उष्मा, कैसे चला जाता है। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहाँ उष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ के स्थान को गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। चलिए समझते हैं, ध्यान देते हैं बातों को। इधर पढ़ने से कुछ होने जाने का तो है नहीं, जब तक उसके बारे में समझेंगे नहीं तो पहले तो पढ़ने में मनो नहीं लगेगा। समझेंगे पढ़ेंगे बातों को एक कर करके, तब मन भी लगेगा, क्वेश्चन भी बनेगा। और इस सोच के पढ़ेंगे, वो पैटर्न हटा दीजिएगा। कई बार बोले हैं ना कि लुसेंट पढ़ने का तरीका सीखो, ठीक है ना। ये सब चीज़ जो है ये सब वायरस दिया हुआ है, कहीं ओकरा बुझा नहीं रहा है कि कौन सी कह रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट इस समय तो कुछ कहेगा, ये सब वायरस दे दिया इसमें। खाली जो लाइन से लिखल होगा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि ऊपर जाने पर 1000 मीटर ऊंचाई जाने पर इतना डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये भी यही है, इसको एगो मार कर लो, एगो दूगो इधर मार कर लो। तो उस टाइप से नहीं पढ़ना है, और उस टाइप से ही पढ़िएगा फिर कहिएगा लुसेंट से क्वेश्चन नहीं बनता। समझ रहे हैं ना। अगर पूरा समझ के पढ़े हैं तो 100% है कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, जानना है हम लोग को तापमान के बारे में। तापमान क्या होता है, तो उष्मा कितनी मात्रा में है कि मेजरमेंट को तापमान कहते हैं। कितना उष्मा रखले है, ठीक है ना, कि मेजरमेंट को मापते हैं कौन सी में, तापमान। भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। कितना उष्मा कहीं कहाँ कौन सोख के रखले है, उसको कौन सी में मापते हैं, तापमान। जहां उष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है। अगर जिसका तापमान ज्यादा है तो उस वहां पर उष्मा जो सुखले है उसके कणों के बीच की गति ज्यादा है। दुनिया में जितना सारा कण है ना सब गति कर रहा है। हम लोग को लग रहा है कि लकड़ी में के कण गति नहीं कर रहा है, उसके अंदर में कण है वो सब एक दूसरे को टक्कर मार रहा है, वो गति कर रहा है। के अंदर के कण जितना आप स्थिर भी देख रहे हैं ना, उसके अंदर में बहुत सारे कण विद्यमान है और सब गति कर रहा है। और जब उसमें उष्मा मिल जाता है तो और तेज गति हो जाता है, और उष्मा निकल जाता है तो उसकी गति कम हो जाती है, ठीक है। तो उष्मा पा करके उसके अणुओं के बीच की गति बढ़ जाती है। फैलता तब है जब उसकी गति एक दूसरे के जो एक फिक्स बैलेंस बना के गति कर रहा है, वह सब कण कैसे गति करता है थोड़ा सा समझ। एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, सब छोटा छोटा कण है, सब एक दूसरे के परितः इसे नाच रहा है ना।
उष्मा मिलेगा और तेज नाचे लगेगा, दोनों एक दूसरे गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। दूरी उतने रहेगा लेकिन गति तेज हो जाएगा। उष्मा पा करके गति तेज करेगा, दर्शाएगा कि तापमान बढ़ रहा है। माने तापमान बढ़ रहा है मतलब समझ लो तेज नाच रहा है, नाचना शुरू कर। तापमान बढ़ा और उष्मा ले लिया, और उष्मा ले लिया, तो जानते हैं ना क्षय नहीं होता है कोई भी ऊर्जा। उष्मा एगो ऊर्जा है, कोनो पिंड को आप दिए हैं तो ऊर्जा ग्रहण किया, तो ग्रहण ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, गतिज ऊर्जा के रूप में। जो उष्मा गया वो किस रूप में बदल गया, गतिज, तेजी से नाचे लगा, नाचे लगा। लेकिन ये दोनों कणों के बीच की दूरी जित समान रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ ही रहेगा, बढ़ ही रहेगा। और ये जब इतना उष्मा चल जाएगा, अब जो है ये दोनों समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इतना उष्मा चल जाएगा कि इतना उष्मा जाएगा तो गति बढ़ेगा, इतना उष्मा चल जाएगा कि खूब तेज गति हो जाएगा, वो उससे ज़्यादा तेज गति नहीं कर सकता। तब ये कहेगा कि देखो हम दोनों थोड़ा दूर, तब दोनों कणों के बीच की गति क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो वहीं देखते पिघले लगता है, पिघलेगा, फैलेगा, उस समय में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वो ऊर्जा किस में खपत हो जा रहा है, फैले में, दूर खींचे में, समझ रहे हैं ना। उस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, खाली पिघलेगा, समझ रहे हैं ना, पिघलेगा माने दूरी बढ़ाएगा। तो इस उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। कौन उष्मा कहते हैं, गुप्त उष्मा। पिला जा रहा है तो बिला नहीं रहा, माने खत्म थोड़ा ही हो जा रहा है। हम लोग को टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो कह रहे हैं कौन सी, पिला जा रहा है। ऊर्जा बिलाता उलाता नहीं है, क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर ना बढ़ा के वो अपनी कणों के बीच की दूरी बढ़ा ले रहे वो ऊर्जा से। फिर उसके बाद जब सब पूरा गल जाएगा तब उसके बाद फिर टेम्परेचर फिर बढ़े लगता है, देखते हैं पानी फिर पहले पिघला, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़े लगेगा। तो बढ़ रहा है टेम्परेचर माने समझ ले फिर नाचना तेज कर रहा है, तब प्रतीत होता है। ये जो कंसेप्ट बोले हैं कुछ समझ में आया कि नहीं बात है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उष्मा किसी भी पदार्थ के कणों की अणु की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री का माप है। एगो उष्मा ज्यादा जा है तो समझ लीजिए उसके कणों की गति क्या है, ज्यादा है। और कणों की गति ज्यादा, उसको मापने की एगो इकाई है कौन सी, तापमान। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है। कहीं पर तापमान ज्यादा, कहीं पर तापमान कम, काहे है, तो वो अक्षांश पर निर्भर करता है। सूरज है, सूरज के सामने पृथ्वी का जो भाग रहेगा सीधे रहेगा, सूर्य तप ज्यादा पड़ेंगे, ज्यादा पड़ेंगे तो वहां पर जो है तापमान ज्यादा होगा। और जहाँ तिरछी किरणें होगी, सूरज पृथ्वी के पिछला वाला भाग हो जाएगा, तो वहाँ तापमान क्या होगा, कम होगा। तो तापमान को कौन कौन चीज प्रभावित करता है, अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश में है कि 20 है कि 30 है कि 90 डिग्री अक्षांश है। पृथ्वी के सीधे सीधे वाला कितना, 0, फिर ऊपर एक ऐसे करके कितना अक्षांश, 90, अब नीचे भी 90। अक्षांश पर निर्भर करेगा। सूर्य तप की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। विषुवत रेखा के पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, ध्रुव के पास टेम्परेचर कम होगा। उत्तुंगता, अल्टीट्यूड, वायुमंडलीय पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों से पहले गर्म होते हैं। यही कारण है कि समुद्र तल के पास तापमान अधिक और ऊंचे भागों के स्थानों में तापमान कम होते हैं। अन्य शब्दों में तापमान उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है, और उत्तुंगता बढ़ने के साथ तापमान में घटने की दर को सामान्यतः ह्रास दर कहते हैं, और समान ह्रास दर कहते हैं, जो कि 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस। हम लोग पढ़े भी थे कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायु दाब का ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो प्रेशर कण भी कम रहता है। पढ़े धूलकण नीचे ही है ज्यादा, जलवाष्प के कण नीचे ही है ज्यादा, धरातल के आसपास कणों की मात्रा हवा की ज्यादा है, तो वह उष्मा ज्यादा सोखले रहता है। सूरज से आवे के समय में भी और पृथ्वी से जो विकिरण उष्मा निकलती है उससे भी ज्यादा सोख के रखले रहता है उष्मा। इसके कारण पृथ्वी के नीचे वाला वायु के लेयर, समझ रहे हैं ना। अब विषुवत रेखा तो सतह, सब सतह बराबर था, वो अक्षांश के हिसाब से देखें। अब सतह के ऊपर में आइएगा, उसे कह रहे हैं उत्तुंगता। सतह के ऊपर माने जितना ऊंच उठ रहे हैं तो कौन सी उत्तुंगता। तो जितने नीचे रहेगा ना वो ज्यादा गर्म रहेगा,
वायुमंडल काहे कि उष्मा के सोख के रख लेला, ओकरा में बहुत ज्यादा कण सब नीचे ही है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा वैसे वैसे कणों की मात्रा कम होगी, तो उष्मा अवशोषण कम होंगे, तो उष्मा अवशोषण कम होगा। ध्यान दीजिए, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है टेम्परेचर। माने ऊपर जाएंगे तो कम ना होगा। सामान्य ह्रास दर 100,000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर, माने 1000 मीटर ऊपर जाएंगे ना, तो घट जाएगा कितना, 6.5 डिग्री। समझ रहे हैं बातें? माने 1000 मीटर ऊपर बढ़िएगा तो टेम्परेचर कितना घट जाएगा, 6.5। क्या है कि ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। नहीं पढ़े थे संवहन मंडल में? उसी आधार पर निकाले थे, -80 डिग्री सी विश्वत रेखा के ऊपर और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सी। तो 6 वहाँ 4 पढ़े थे, यहाँ दिया है कितना, 5। 6.5 डिग्री, तो लगभग 6.45 डिग्री सी टेम्परेचर 1 किलोमीटर पर कम हो जाता है, और 165 मीटर पर 1 डिग्री सी कम। तो इस पर भी निर्भर करता है, कौन सी पर, उच्चता, ऊंच और निचाई पर। चलिए पर्वत उर्वत में जाइएगा ना, वही जगह में उठल है पर्वत, ऊपर चल जाइएगा तो ठंडा लगेगा, और नीचे रहेंगे तो गर्म लगेगा, जबकि अक्षांश सेमे है। ठीक है ना, अक्षांश सेम ही है। हिमालय जो चोटी है उच्च अक्षांश में थोड़ी ही है, 32 डिग्री अक्षांश में, उष्ण कटिबंध में, तो गर्मी पड़ना चाहिए। तो नीचे रहेगा तब ना, और ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, कम होता है, तो कम होते होते 5-7 किलोमीटर ऊपर चल जाइएगा, एवरेस्ट में 8 किलोमीटर ऊपर चल जाइएगा, 8 किलोमीटर में 8×6 = 48, 51 डिग्री सी माइनस में ना पहुंच जाएगा टेम्परेचर। ठीक है ना, तो इसलिए जो है टेम्परेचर कम हो जाते हैं। समुद्र से दूरी पर भी निर्भर करता है टेम्परेचर, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, अक्षांश पर निर्भर करता है। दूगो देखे, समुद्र से दूरी पर निर्भर करता है, स्थल की अपेक्षा समुद्र, कारण पहले समझ लीजिए तब इसको। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी के सतह सूरज के प्रकाश को ज्यादा उष्मा सोख लेता है, स्थलीय भाग, और जलीय भाग उष्मा को धीरे धीरे सोखता है, जल्दी नहीं सोख पाता। तो ज्यादा गर्म हो जाता है स्थल, और कम गर्म हो पाता है जल। समझ रहे हैं ना, पानी कम गर्म रहेगा, स्थल ज्यादा गर्म रहेंगे, पानी कम गर्म और स्थल ज्यादा गर्म रहेगा। तो इस केस में आप ध्यान दीजिए, जो पानी कम गर्म और स्थल ज्यादा गर्म हो जाएंगे, तो स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा होगा। इसीलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों में समुद्र एवं स्थलीय समीर का समान प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। माने समुद्र तटीय भागों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर अब ज्यादा या एक बार बहुत कम नहीं होता। स्थल है, समुद्र समुद्र ना है, जैसे हम लोग बिहार भर में इधर रह रहे हैं, तो यहाँ दिन भर सूरज का प्रकाश पड़ेगा, खूब गर्म हो जाएगा, दिन में खूब गर्मी। ठीक है ना, रात में तुरंत जो जितना जल्दी गर्म होता है ना, उतने जल्दी ठंडा होता है। तुरंत सूरज डूबा और तुरंत ठंडा हो गया। ठीक है, तुरंत गर्मी है दिन में और तुरंत ठंडी भी हो गया। लेकिन समुद्र तटीय भागों में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि समुद्र के तट के समुद्री जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है। समुद्र का तल, समुद्र का ऊपरी भाग, तो धीरे धीरे गर्म हुआ, धीरे धीरे गर्म हुआ, तो धीरे धीरे ठंडा होगा। मतलब समुद्र के बगल में ही समझ, स्थल गर्म हो गया दिन भर में, तो गर्म हो जाएगा पूरे दिन भर में, तो ऊपर के हवा भी गर्म हो जाएगा। ऊपर के हवा गर्म हो जाएगा, ऊपर के हवा गर्म हो जाएगा तब फैल जाएगा, तो तुरंत पर के गर्म पा करके कण फैल जाता है। तो कण फैल गया तो प्रेशर कम लगने लगा। कण फैल गया तो कमे जगह में कणों की मात्रा कम हो गई, फैल के दूर दूर फैला गया, छितरा गया, तो फिक्स जगह में कणों की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। कणों की मात्रा कम हो गई तब प्रेशर कम लगा है।
क्योंकि प्रेशर कण ज़्यादा रहता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, और कण कम रहता है तो प्रेशर कम लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रेशर कम हो जाता है दिन के समय में स्थल के भागों में। काहे? काहे कि गर्मी पड़ रहा है ज़्यादा, गर्मी पड़ रहा है तो हवा के कण फैल जा रहा है, दूर दूर हो जा रहा है, तो कमे जगह में हवा कम है तो प्रेशर कम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम लगता है। लेकिन उसी समय दिने में ओकरे बगल में जो समुद्री भाग है, जल वाला भाग है, जल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो उसके ऊपर जल धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, जल धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, तो उसके ऊपर में हवा सभी भी कम गर्म है, क्योंकि ज़्यादा उसमें सोखा नहीं है, तो हवा कम गर्म हो, उस समुद्र के ऊपर वाला हवा कम गर्म है। कम गर्म है तो वहाँ फैल भी कम रहा है हवा, गर्म कम है तो फैल भी कम रहा है हवा। तो कमे जगह में ज़्यादा हवा है, ज़्यादा हवा है तो प्रेशर ज़्यादा है। तो दिन के समय में समुद्री भागों में प्रेशर ज़्यादा रहते हैं। काहे ज़्यादा रहते हैं? क्योंकि फैलता नहीं है, कण नज़दीक नज़दीक रहता है। और स्थल भागों में फैल जाता है, कण दूर दूर हो जाता है तो प्रेशर कम होता है। तो दिन के समय में स्थल समुद्र के ऊपर में हाई प्रेशर है और स्थल के ऊपर में लो प्रेशर है, तो तेज हवा चलती है समुंदर से स्थल की ओर, तो इसे कहते हैं समुद्री समीर। कौन समीर कहते हैं? समुद्री समीर। समुद्री समीर क्लियर हो गया? समुद्री समीर किसे कहते हैं? अभी तुरंत हम लोग को आगे पढ़ना है कि गर्म हवा, ठंडी हवा, प्रचलित पवन, तो वहां पर भी जितना बताए हैं सब लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो अभी तुरंत समझना है आपको कि दिन के समय में समुंदर से जो हवाएं चलती है स्थल की ओर, उसे कौन समीर कहते हैं? समुद्री समीर। और काहे चलती है उसका कारण समझ ना गए? काहे कि स्थल जल्दी गर्म हो गया, फैल गया, प्रेशर कम हो गया, और जल धीरे धीरे गर्म हुआ तो ऊपर के हवा फैला नहीं तो प्रेस कण ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, तो दिन के समय में समुद्र से स्थल की ओर हवा चलती है जिसे समुद्री समीर। आ करके लगभग जो है हवा उधर से ठंडा ठंडा हवा, इधर गर्म है, ठीक है, तो बराबरी लगभग कैले रहता है, तो ज़्यादा दिनों में गर्मी नहीं हो देता, तो न रहता समुंदर बगल में तो एक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता सूरज की उष्मा अवशोषित कर करके। लेकिन ओकरा के तरीका भरपाई कर दे रहा है केने से? समुंदर से हवा सब ठंडा ठंडा आकर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है तटीय भागों में। लेकिन वहीं पर नहीं है समुंदर, तो वहाँ पर गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा ज़्यादा? ठीक है, क्योंकि उसको लावे वाला भरे वाला कोई है नहीं। रात के समय में भी जो है, यहाँ जितना दिन में जल्दी गर्म हो गया, रात में उतना ही ठंडा हो जाता है, ठीक है ना? दिन में गर्म तो रात में जल्दी ठंडा। लेकिन समुद्र तटीय भागों में बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा। कैसे? तो थोड़ा जानिए। जितना जल्दी स्थल गर्म हुआ तो उतने जल्दी अभी सूरज डूब गया तो ठंडा होने लगा जल्दी जल्दी, तो तुरंत ठंडा हो गया स्थलीय भागों में। और ठंडा हो गया तो कण से नज़दीक नज़दीक आ जाएगा, सिकुड़े लगेगा, तो कमे जगह में कणों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। तो स्थल भागों में रात में प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं। रात के ऊपर में हवाओं का प्रेशर क्या हो जाता है? रात में स्थल के ऊपर में हवाओं का प्रेशर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और जो जलीय भाग है, स्थलीय जो समुद्र तट समुद्र वाला क्षेत्र है, वहां पर वो धीरे धीरे गर्म हुआ है ना, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अभी भी वो गर्मी बने लही है रात में समुद्र के ऊपर में, कहे कि ठंडा वो जल्दी नहीं हो रहा है, अभी गर्मी बना के रख ले, गर्मी बना के रख ले है। तो कण के फैलाव है, अभी उधर कण के फैलाव है, तो प्रेशर का मान कम है। कण फैल गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो रात में उल्टा हो जाता है, समुंदर के ऊपर में प्रेशर कम हो जाते हैं और स्थल के ऊपर में प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी ठंडा होकर सिकुड़ गया, कण ज़्यादा आ गया तो प्रेशर बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रात के समय में अभी ठंडा ठंडा हवा, जो कि ठंडा हो गया है, प्रेशर ज़्यादा हो गया है स्थल की तरफ, तो स्थल से अब हवा रात में चले लगती है किधर? समुंदर की ओर। क्यों? क्योंकि इधर हाई प्रेशर और समुंदर की ओर लो प्रेशर। तो हवा का गुण क्या है? हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहाना, तो इसे कहते हैं स्थलीय समीर। कौन समीर कहते हैं? तो रात में कौन समीर चलता है? स्थलीय। और दिन में कौन समीर चलता है? समुद्री समीर। इस तरीका से
इधर वाला ठंडी थोड़ा उधर चला जाता है, थोड़ा मेंटेन हो जाता है, ना ज़्यादा ठंडी रात में और ना दिन में ज़्यादा गर्मी लगता है। वही वगैरह इस सब क्षेत्रों में, ठीक है ना, तो कांप रहे होते हैं ठंडी में, दिसंबर में तब जो है नॉर्मल, बहुत ज़्यादा गर्म, सबको ठंडी नहीं लगता, समझ रहे हैं ना, नॉर्मल रहेगा। हम लोग कांपेंगे लेकिन वो सब नहीं कांपेगा, समुद्र के बगल में है, इसका कारण नहीं है। तो इससे भी तापमान में माने ऊंच नीच हो रहा है। देखिए, तो यही कह रहा है कि इस स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। इसीलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों में समुद्र और स्थलीय समीर, समुद्री समीर, स्थलीय समीर समझ ना गए, दिन में कौन समीर चलेगा, समुद्री समीर, रात में कौन समीर चलेगा, स्थलीय समीर, और समान प्रभाव पड़ता है और तापमान लगभग लगभग बराबर कैले रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम दिन रात मिला के नहीं होता है, एकाएक ठंडा एकाएक गर्म वहाँ नहीं होता है। वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं, वायु संहति हवा का कणों का मिश्रण और एक जो है जल के मिश्रण से क्या असर पड़ता है तापमान। उष्ण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों में तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों में प्रभावित स्थानों में तापमान कम होता है। उष्ण माने यहाँ उष्ण से मतलब, तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूरज की प्रकाश पड़ रही है, ठीक है, गर्म ज़्यादा है, तो वो जो गर्म वायु है, गर्म वायु का संहति माने द्रव्यमान होता है, कणों का जो समूह है, एक प्रकार का जो द्रव्यमान रख ले हैं, तो गर्म हवा के जो समूह है वह प्रभावित होने वाले स्थानों का ताप उस एरिया में तापमान को अधिक कैले रहता है, गर्म गर्म हवा, और एवं शीत वायु संहति जो ठंडी ठंडी हवा का समूह है वह एवं शीत वायु से प्रभावित स्थानों का तापमान वहाँ कम कैले रहता है। तो हवा भी जो है वहाँ के स्थल के, वहाँ के पर्यावरण के तापमान को कम करने के लिए उत्तरदायी है, कम ज़्यादा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना, गर्म हवा और ठंडी हवा। हम लोग पढ़ेंगे भी, लगभग जो है 50-55 गो हवा के नाम याद करेंगे, ऑन गिराव को, हरमटन, याद है ना सबके नहीं को, ये सब पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, तो ये सब अभी आगे इसी में चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, पहले सब समझ लेंगे तब उसको पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, तो ये शीत वाला कम तापमान, उष्ण वाला अधिक तापमान। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा, जहाँ ठंडी ठंडी धारा उच्च अक्षांश से आती है, तो अगल बगल में तापमान को कम कैले करते चलता है, और गर्म महासागरीय धारा प्रभाव में आने के कारण तटों पर तापमान अधिक होता है, ठीक है ना। ऊपर के हवा बीच में आ जाता है कहीं कहीं पर, समझ रहे हैं ना, ठंडा ठंडा जल ऊपर से उठ करके आ जाता है बीच में विषुवत रेखा के पास, तो कहेंगे विषुवत रेखा में है तो गर्मी पड़ना चाहिए, यहाँ ठंडा काहे पड़ रहा है, तो ले आया है ठंडा ठंडा जल, बात समझ रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ले चल जाएगा ठंडा ठंडा जल, ऊपर में पर्वत पहाड़ पर चल जाएंगे या गर्म पानी कह के लेके थर्मस में लेके चल जाएंगे, तो ऊपर में पानी गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से उच्च अक्षांशों से गर्म ठंडा जल बीच में ला के रख ले रहता है, तो कहीं कहीं ठंडा लगता है विश्वत क्षेत्र में, तो इस सब पर भी निर्भर करता है। ये नहीं समझ लेंगे कि विश्वत रेखा के पास है तो हमेशा ठंडी रहेगा, अगर ऊपर से लेके आए है जल धारा ठंडा ठंडा, तो गर्मी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा विश्वत रेखा के पास, और ठंडा एरिया है वहाँ गर्म कहीं कहीं मिलेगा, काहे कि गर्म जल धारा विश्वत रेखा से वहाँ तक पहुँच गया, चाहे हवा केहू तरीका से पहुँच गया, गर्म उच्च अक्षांश में भी गर्मी हो सकता है और निम्न अक्षांश में भी ठंडी हो सकता है, तो ये सब प्रभाव डालता है पृथ्वी पर के तापमान। तापमान का वितरण कैसे किया गया है, सूर्य तप आतपन एक महत्वपूर्ण, सूर्य तप को ही आतपन कहते हैं, आतपन आओ ताप बढ़ाओ, इसीलिए नाम कौन सी आतपन, सूर्य से तापमान को क्या कहेंगे, आतपन। तो सूर्य तप चाहे आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है,
क्यों? क्योंकि सीधी किरणें पड़ती है भूमध्य रेखा पर और ध्रुव पर तिरछी किरणें पड़ती है, इसीलिए तापमान सूर्य तप की मात्रा घटती है। पढ़े भी थे ध्रुव के पास 70 जूल प्रति सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, याद है ना? और विषुवत रेखा के पास 320 जूल प्रति सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, याद रखना है। और यह जो है सूर्य तप की मात्रा ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगा, इसीलिए तापमान उसी प्रकार से जब घट रहा है तो तापमान भी घट। जनवरी और जुलाई में तापमान का वितरण अध्ययन करने से पूरे विश्व के तापमान के वितरण में जान सकते, क्योंकि जनवरी में सामान्यतः, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्धों में टेम्परेचर कम होते हैं और जुलाई में सबसे ज़्यादा। स्थल में कहेंगे ना, सबसे ज़्यादा पूरे एवरेज निकालेंगे पूरे पृथ्वी के, तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन महीना में होता है? तो जुलाई में, जून में नहीं, कौन सी में? जुलाई में। और सबसे ज़्यादा ठंडा पूरे पृथ्वी भर का औसत निकाले साल भर का, तो कौन महीना में रहता है? जनवरी में, ठीक है। और पढ़े भी थे महासागर चैप्टर जब पढ़ रहे थे, और लेकिन जल का कहिएगा, स्थलीय भाग का ही बात कर रहे हैं, जलीय भाग खाली देखिएगा महासागर, तो सबसे ज़्यादा गर्म अगस्त महीना में, एक महीना बढ़ा लेना है। सबसे ज़्यादा ठंडा पानी कहेंगे कौन महीना में साल भर में रहता है पूरे विश्व में? पानी का पानी कौन महीना में ज़्यादा ठंडा रहता है? तो कब कहेंगे? फरवरी में। स्थलीय भागों में जुलाई जनवरी, जलीय भागों में अगस्त फरवरी, याद रखना। और कहें कि विश्व में तापमान वितरण के बारे में इस आधार पर हम लोग जान सकते हैं, मानचित्र पर तापमान वितरण के सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। तो इसलिए मानचित्र पर दिखाया गया कौन कौन जगह का टेम्परेचर एक समान है, रहता है। तो एक समान तापमान वाली क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं, आइसोथर्म लाइन कहते हैं। कौन लाइन कहते हैं बोलिए तो? आइसोथर्म लाइन। विषुवत रेखीय महासागरों में तापमान 27 डिग्री सी से अधिक होते हैं। विषुवत रेखा के आसपास महासागर का तापमान कितना होता है? लगभग एवरेज निकालेंगे तो कितना? 27 डिग्री। और वही स्थलीय भागों का 35.2 डिग्री सी, याद है ना? और जलीय भागों का कितना? थोड़ा कम गर्म होता है ना जल, 27। सबसे अधिक तापांतर यानी एक साल में किस जगह में अधिकतम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर सबसे ज्यादा होता है? तो वो है यूरेशिया, साइबेरिया जिसे कहते हैं, साइबेरिया का बर्खोयांस्क पर्वत। कौन पर्वत बोलिए तो? साइबेरिया नहीं याद है सबकी को? रूस का वह भाग जो एशिया में पड़ता है, ये क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। रूस का वह भाग, देखिए पढ़ने वाला लड़का बहुत ज़्यादा रहता है, क्या पढ़े वाला लड़का का रिजल्ट हो जाता है। शुरू में जब शुरुआत किए तो लड़का सब ठीक ठाक थे ना, शनिवार को नहीं आएंगे, अभी खड़े से नहीं आएंगे, वोट दे के आएंगे, वैसे रिजल्ट होगा। पढ़ाई के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, ठीक है ना? हम अपना हम का तो काम रोके नहीं है, हम जो शुरू में जो जैसा कर रहे थे उसी आज भी कर रहे हैं, कुछ भी रोके नहीं है। टेस्ट वेस्ट यहाँ तक कि बढ़ाइए दे रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ाइए रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो पढ़ना नहीं चाहता है सब, आराम से फिल्म चले ही रहे तो ठीक है। जिंदाबाद लालटेन छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, और नाश्ता पानी चले ही रहे, ठीक है ना? और उसके बाद कि क्या भौकाल बनेले है, भौकाल नहीं, ठीक है ना? वैसे भौकाल नहीं बनता है, वैसे कि नहीं हमारे नेताजी के आदमी, नेताजी के आदमी नहीं, कोई नहीं मुँह नहीं चिनेगा नेताजी, ठीक है ना? अपना नेताजी अपना परिवार के बस जो कुछ होता है तो देखता है, समझ रहे हैं ना? बाकी सबके पैसा से देखेगा, कोई अपना रिस्क नहीं लेता है। आपको कोनो अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी कोई पीटने मारने लगेगा, कोई नेताजी नहीं कुछ करेगा, मार के मुआ देगा, कोई नेताजी कुछ नहीं करेगा। आप पढ़िएगा ना, खाने के लिए देगा, कुछ नहीं। तो कहे का मतलब काहे के भौकाल, अपना काम करिए, ठीक है? और पढ़ाई में मेहनत करिए, किसी में मेहनत है, मन नहीं लगता है उतना पढ़ने में, किसको मन लगता है, ठीक है? तो ये काम जल्दी कोई करते नहीं है। तो अगर जो रेगुलेटिव बना करके 1.5 साल 2 साल जो कंटिन्यू क्लास करते रहें, घर पर पढ़ते रहे, ध्यान देते रहे, का जो है परिवार का जीवन, खुद का जीवन, परिवार का जीवन, कई जनरेशन का जीवन, समाज सब बदल सकते। रेगुलेटिव मेंटेन करना, ध्यान दीजिए।
देखिए, अगर सबसे ज़्यादा तापांतर हम लोग देखते हैं साल भर के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का, तो यूरेशिया का, यूरोप एशिया जो हम लोग पढ़े थे, यूरोप और एशिया, ठीक है ना, के बीच में क्षेत्र को यूरेशिया कहते हैं, तो रूस का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। उसी में बर्फयांश में टेम्परेचर तापांतर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहाँ 60 डिग्री का तापांतर होता है। मिनिमम मैक्सिमम के बीच का अंतर कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री सी टेम्परेचर नहीं कहेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर। का मुख्य कारण है महाद्वीपीयता, क्योंकि चारों ओर जो है उस एरिया में जो बर्फयांश जगह है, स्थलीय भाग है, तापमान ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। सबसे कम 3 डिग्री सी का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। एक साल में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच अंतर सबसे कम उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री सी, उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री सी, और दक्षिणी गोलार्ध में 15 डिग्री से नहीं, 15 डिग्री अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश। माने कौन अक्षांश में एक साल में टेम्परेचर औसत, ये नहीं कि सब जगह वो सेम होगा, एक अक्षांश में जो जो जगह पड़ता है वहाँ एक साल में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर 3 डिग्री सी है, सबसे कम। एक साल में 3 डिग्री सी से ज़्यादा के अंतर वहाँ पर नहीं मिलता है वायुमंडल के। तो वो है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। समझ में आ रहा है बात है कि नहीं? वहाँ पर टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, सबसे कम वेरी करता है। और सबसे ज़्यादा पढ़ लिए बर्फयांश साइबेरिया में। नहीं, पूरे साल भर में। एक साल का तापांतर की बात करेंगे तो कितना होगा? 60 डिग्री। हाँ, साइबेरिया एक साल के तापांतर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम पटना में देखिए 6 डिग्री सी ज़्यादा से ज़्यादा रहता है ठंडी में, समझ रहे ना। गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 43, 43, 44, वही 44 में से 6 घटा दीजिए, तो यहाँ तापांतर कितना हो गया? 38 डिग्री सी का तापांतर हो गया पटना में, समझ रहे हैं ना। तो वही सबसे ज़्यादा 38 डिग्री सी हो गया। साल भर में सबसे अधिक तापांतर, जैसे जनवरी में यहाँ पर 5-6 जनवरी को रिकॉर्ड बनाएगा, समझ रहे हैं ना। जनवरी में सबसे कम रहता है टेम्परेचर, हर जगह देखें हैं, ठीक है ना। और गर्मी जो रिकॉर्ड यहाँ जून में बन जाता है, जून लास्ट में, समझ रहे हैं ना, या 15 जून के बीच। तो वो दो अंतर निकालेंगे ना तो होगा 38-39। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ये अंतर कहाँ है? तो यूरेशिया वाला साइबेरिया जिसे कहते हैं, बर्फयांश पर्वत में सबसे ज़्यादा। और कितना के अंतर? 60 डिग्री साल भर का मिनिमम मैक्सिमम। इस साल भर का मिनिमम मैक्सिमम 3 डिग्री मात्र है, कौन अक्षांश में? तो 15 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री, ठीक है। वह रेखा जो एक समान तापमान वाली रेखा को मिलाती है उसे क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं, आइसोथर्म लाइन कहते हैं। कह रहा है कि समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण निम्न लक्षण के कारण होते हैं। एक ही अक्षांश में जो जा रहा है ना, तो वहाँ तापमान चेंज कर सकता है। आप सोचेंगे कि 20 डिग्री अक्षांश में जितना सब जगह है वहाँ तापमान सेम होगा, क्या सेम हो सकता है? कैसे? तो बीच में समुंदर आ जाएगा, ठीक है ना। यही अक्षांश में जा रहा है तो बीच में समुंदर नहीं आ सकता है पृथ्वी, एक ही अक्षांश। समुंदर आएगा तो वहाँ टेम्परेचर तो कम ना हो जाएगा, ठीक है। इस समताप रेखा थोड़ा नीचे हो जाएगा। अगर ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर तो थोड़ा नीचे में जाना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है ना। तापमान क्या हो जाएंगे? कम। पर्वत आ जाएगा, ये समुंदर आ गया, ठीक है। ऊपर में पहाड़ भी तो आ सकता है। पहाड़ में और जितना ऊंचा ऊंचा पहाड़ जाएगा तो टेम्परेचर उस एरिया में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। रेगिस्तान आ जाए, आ सकता है ना स्थलीय भागों में। रेगिस्तान आ जाएगा तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितना रुखरा रहता है उसमें को ज़्यादा सोखता है, तो वहाँ पर ग्राफ का लेवल क्या हो जाएगा? उठ जाएगा ऊपर की ओर। एक अगर अक्षांश में ग्राफ खींच रहे हैं तो कह रहा है कि समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में अक्षांशों में लगभग समानांतर खींची जाती है। कहाँ कहाँ टेम्परेचर समान है कि खींचते हैं किस तरह से? पूरब से पश्चिम की ओर, इस रूप में खींचा जाता है समताप रेखा, ठीक है। और इसका कारण है कि एक ही अक्षांश में
स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। अब हम जैसे निकालते हैं एक अक्षांश में कहाँ टेम्परेचर कम है कहाँ ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक अक्षांश में सूर्य, तब तो सूर्य का तो प्रकाश हर जगह सेमे पहुंच रहा है, एक अक्षांश है तो वह सूरज का टेम्परेचर समान पहुंच रहा है, और ग्रहण कर ले रहा है स्थलीय भाग ज्यादा और वही एरिया में जलीय भाग कम, वो लौटा दे रहा है ज्यादा। बात समझ रहे हैं ना, आ रहा है उतना में से ज्यादा लौटा दे रहा है जल, कम लौटा रहा है कौन, स्थल, तो गर्म ज्यादा हो जा रहा है। हाँ, ऊंचा वाला जगह है, जो ऊंचा वाला जगह है वहां पर सूर्य का टेम्परेचर ही आने वक्त में कम आ रहा है, आने वक्त में तो उतना ही आ रहा है, अब पार्थिव विकिरण के कारण वो कम गर्म हो रहा है, ठीक है ना। बर्फ वाला एरिया मिल जाएगा ना, बर्फीला जगह पूरा बर्फ मिलेगा, तो बर्फ पर सूरज की प्रकाश आती है तो सब लौटाइए देता है, चिकना रहता है बर्फ, तो वहां पर और टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना, बर्फीला वाला जगह समय ऊपरी वाला भागों में। ध्यान दीजिए, समान रेखाएं पश्चिम के अक्षांशों में लगभग समानांतर खींची जाती है। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होते हैं और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। जल और स्थल पर तापमान भिन्न है, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाएगी। जैसे स्थलीय भाग एक अक्षांश में जा रहा होगा, सीधे सीधे जाएगा, सीधे सीधे जाएगा, सीधे सीधे जाएगा। जैसे समुद्र तट आया माने समुद्र शुरू होगा, तुरंत नीचे हो, ये नहीं हो जाएगा रेखा थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है, चूंकि 61%, 81%। दक्षिणी गोलार्ध में जल कितना है, 81%, और उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है, 61%। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा क्या है, ज्यादा। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण जल, चूंकि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर कम अवशोषित करता है, उष्मा कम अवशोषित करता है, तो वहां पर ग्राफ जो है काफी उबड़ खाबड़, काफी नीचे ऊपर मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप वाला रेखा खींचेंगे तो वो काफी ऊपर नीचे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऊपर नीचे, क्या कि ज्यादा जल मिलेगा, तुरंत स्थल तुरंत जल, तुरंत स्थल तुरंत जल, तो ज्यादा टेढ़ में रेखा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिक है, वहां तापमान संबंधी विषमताएं, अच्छा ये याद रखिएगा, जल में विषमता कम है क्योंकि जल का लेवल हर जगह क्या है, एक समान है, और स्थल में विषमता ज्यादा है, कहीं स्थल ऊपर उठ गया है, कहीं नीचे हो गया है, तो ऊपर उठा तो टेम्परेचर कम हो गया, एक प्लेन में तो नहीं है, और ऊपर नीचे होने के कारण भी जो है टेम्परेचर परिवर्तित होते हैं, रेगिस्तान आ जाने के कारण परिवर्तित होते हैं। महासागर में रेगिस्तान तो नहीं आएगा, तो महासागर जलीय भाग जब तक जा रहा है, जब तक जा रहा है समानांतर चलेगा, एक एक जो समताप रेखा क्या होगा, एकदम समानांतर में सीधा सीधा होगा, जितना जब तक जल में रहेगा, जल में ऊपर नीचे नहीं होता है, सबका लेवल समानता है। स्थलीय भागों में समताप, जो समताप रेखा है कभी ऊपर कभी हो जाएगा, का है कि ऊंचा नीचा वाला जगह आ जाता है, रेगिस्तान आ जाता है के कारण। तो समताप विषमता, समताप रेखा में विषमता है ऊपर नीचे, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा देखने को मिलेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कम मिलेगा कि जल ज्यादा है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिक है और यहाँ तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत ऊपरी गोलार्धों में जल का भाग कम है, वहाँ तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में मोड़ाव कम आएगा, और उसकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट होगी, माने डायरेक्ट पूरब से पश्चिम की ओर ही अपना आराम से पूरब से पश्चिम को आराम से ही बह रहा होगा, हमें ज्यादा नीचे ऊपर खाबर नहीं होगा। समताप रेखाओं के बीच की दूरी ताप प्रवणता, तापमान के बदलने की दर, माने समताप रेखाओं के बीच की दूरी, माने ऐसे जा रहा है एक एक नीचे आ जाए फिर ऐसे चले लगे, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी हुआ, जो एक ऊपर जा रहा था, माने यहाँ पर 20 डिग्री टेम्परेचर, समुंदर आ गया नीचे, चाहे पर्वत आ गया तो नीचे, रेगिस्तान आ गया तो ऊपर, रेगिस्तान तक में ऐसे ही बढ़ ही रहेगा। तो एकाएक जो इस रेखा जा रही है, एकाएक नीचे आ जा रहा है, फिर ऐसे बढ़ रही है, या ऊपर जा रहा है बढ़ रही है, तो दोनों के बीच वाला जो दूरी है ताप प्रवणता का,
क्या बोलते हैं इसे? ताप प्रवणता, माने अंतर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। तो बीच की दूरी, ताप प्रवणता, तापमान बदलने की दर जो बदलने के कारण ऐसा होगा का अनुमान लगाया जा सकता है यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट है। समताप रेखा यानी यहाँ एकदम तुरंत नजदीके है, नजदीके तो कहेंगे वहाँ टेम्परेचर वेरी ज़्यादा नहीं कर रहा है। अब बहुत ज़्यादा नीचे आ जा रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा वेरी कर रहा है, या बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है, और इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के दूर होती है, एक दूसरे के निकट होती है, तो ताप प्रवणता एक दूसरे के निकट होती है, ताप प्रवणता अधिक होती है। और इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के दूर होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। मैं उल्टे बता रहा है, बात समझ रहे हैं ना? अगर अगर ताप प्रवणता अधिक होगा तो देखिए ताप प्रवणता निकलता कैसे है, ताप गुने 100। टेम्परेचर में परिवर्तन को ठीक है कि ताप अगर जितने दूर होगा ताप में माने अंतर ज्यादा होगा, लेकिन ताप प्रवणता बराबर होता है ताप में अंतर गुने 100 बटे पुराना तापमान। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बातों को समझिए। कितना तापमान में वैरी किया, ठीक है ना? कितना ताप प्रवणता बराबर होता है कितना तापमान है आप बटे कितना तापमान वैरी किया। ताप प्रवणता बराबर क्या होता है? कितना तापमान था ऊपर में और तापमान में परिवर्तन कितना हुआ वो बट्टा में हो जाता है। समझिए, ताप में मान में परिवर्तन क्या हो गया? बट्टा में हो गया। तो बट्टा में रहेगा तो ताप प्रवणता अगर ताप के अंतर के बट्टा होगा, ताप प्रवणता अगर ताप के अंतर के बट्टा होगा, समझिए ध्यान दीजिए, अगर ताप प्रवणता अगर ताप प्रवणता प्रवणता याद कर लेना है कि कितना तापमान था बटा तापमान में अंतर को कहते हैं ताप प्रवणता। तो देखिए ताप प्रवणता में जितने अंतर होगा उतने ताप प्रवणता क्या होगा? कम होगा। तो जितने अंतर होगा, ठीक है ना, तापमान में जितने अंतर होगा उतने वो नीचे रहेगा, लेकिन ताप प्रवणता क्या होगी? उसके ऊपर रहेगी, क्योंकि जितने ही अंतर होगा उतना ही, जितने माने 50 डिग्री का अंतर हो गया तो ताप प्रवणता उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि तापमान से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? कम। तो सही बात है कि तापमान अगर परिवर्तित होगा तो समताप रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो सही है। तापमान में अंतर होगा तो बीच की रेखाओं की दूरी बढ़ेगी, ताप प्रवणता घटेगा। ताप प्रवणता इसकी दोनों में क्या उल्टा रिलेशन? नहीं समझे? इस टाइप से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा एक नीचे हुआ, ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? जितने अंतर होगा उतना ही बीच की दूरी बढ़ेगा, सही है, बीच की दूरी उतने बढ़ेगा। लेकिन ये जो तापमान में अंतर है वो जितने अंतर रहेगा उतने ताप प्रवणता क्या होगी? कम होगी। तो जितने अंतर ज्यादा होगा उतना ही ताप प्रवणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, माने उल्टा रिलेशन है। ताप प्रवणता अधिक होगी वहां जो है एक दूसरे के निकट होगा, माने ताप प्रवणता ई मान अधिक होगा जब ई मान क्या होगा? अंतर कम होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको आप याद कर लेंगे, कर लेंगे। और रूम पर जैसे कुछ बातें होता है ना कि क्लास में नहीं स्पष्ट होता, तो कुछ हिसाब से सोच नहीं रहे तो घर पर जाकर सोचना तो ई मजरा आ गया, समझ में आ जाएगा, घर पर जाकर किसा करेंगे। बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आता था क्लास में, वास्तव में सबके साथ होता है। तो घर पर देखिएगा ना अपना हिसाब से, इसी को फिर से सोचिएगा तो हो सकता है दूसरा बार में वो बात पकड़ आ जाए। चलिए तो रहने दिया जाए क्या? तब बस इतने समझना है, उसके बाद फिर अब रटने वाला आ जाएगा। कल से हम सोमवार से फिर जितना सब हवा के नाम ये नाम सब रटना उठने वाला बात, लगभग समझने वाला बात सोमवार तक है। उसके बाद फिर अब ज्योग्राफी में रटना है। तो विविध में वर्ग ले लीजिए सभी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार तक पढ़ चुके हैं, भारत रत्न पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार दोनों पढ़ लीजिए। भारत रत्न और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, ठीक है।
इसमें सब नहीं पढ़िएगा, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सब हिंदी के क्षेत्र में साहित्य पुरस्कार किसे मिला, सबसे पहले अंग्रेजी में किसे मिला, प्रथम वाला के याद कर लीजिएगा। है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें जितना आपसे होगा अपना से देख के याद करके। 2 चैप्टर, भारत रत्न और ज्ञानपीठ पुरस्कार। दादा साहब फाल्के से क्वेश्चन सेट किए थे आज, बनाइयो लिए, नहीं सेट किए थे? तो नहीं था कि दादा साहब पहला किसको, देविका रानी रोरिक है, मोहन लाल छप्पनावा, वो नहीं तो इसमें मेन बात सब यही। अब बीच बीच एक अमिताभ बच्चन वाला पूछे थे, अब उतना याद करिएगा दिमाग ही खराब हो जाएगा सबको, इसीलिए सब नहीं पूछे। ये सब आप यादों करके नहीं आइएगा, झूठ मूठ के हम ले ले। भारत रत्न और ज्ञानपीठ, भारत रत्न ज्ञानपीठ क्या, हाँ बस इतने रहता है, इतने याद करना है सब। मैंने मेन शुरू में 2-3 गो हिंदी के क्षेत्र में पहला कैसे, संस्कृत में किसे, मलयालम में किसी से, पहला पहला, दूसरा वाला सेकंड है। और टाइगर रिजर्व पूरा कट लास्ट टेस्ट होगा सोमवार को, और सबसे पूछेंगे, संडे को छुट्टी भी है। और जो अब सोमवार से नियम बोले थे, नहीं सुनाएंगे टाइगर रिजर्व, सोचिए कितना बड़ा अत्याचार होगा। उस दिन कहेंगे सर जी भूख लगल है, घरे जाके है, 11 बजे छुट्टी नहीं करेंगे। यहीं पर याद जब तक नहीं होगा पूरा टाइगर रिजर्व, तब तक यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। और उस दिन कहिएगा सर जी नहीं, तब नहीं तो कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना, याद करके ही जाना होगा। इसलिए जो है आप अभी से याद कर लीजिए, तो उस दिन सजा मिलेगा, बिना याद करे निकल नहीं सकते, चाहे मारपीट होगा, केस मुकदमा हो जाए, कुछ हो जाए, निकलने नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए तो आइए याद करके। नहीं संडे को नहीं है।